राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद उस चैप्टर का एमसीक्यू लेके आते हैं। एमसीक्यू लाते हैं तो हमारा ये मकसद है कि एमसीक्यू के जरिए जो होती है पढ़ाई के बाद अगर तुरंत एमसीक्यू कर लिया जाए तो वो तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाती है, मतलब भूल नहीं सकते आप उसको। इसलिए हम एमसीक्यू लेके आते हैं हर चैप्टर के बाद। तो ये जो पूरा हम सिलेबस पढ़ेंगे 65 नंबर का पंचायती राज, उसमें कम से कम 2000 प्लस एमसीक्यू देंगे। उसके अलावा यूपी स्पेशल में भी कम से कम 500 एमसीक्यू देखेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर में भी 500 एमसीक्यू देखेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 5वां है। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और एक चैप्टर भी हम करते रहेंगे साथ साथ में, अगला चैप्टर जो होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए, कल हमने 50 तक क्वेश्चन करे थे पंचायत के वित्तीय स्रोतों कार्य योजना वाले चैप्टर से। उसके बाद हम 51 से आज क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए। 51वां क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन को आप देखिए, पढ़िए। पहला कथन लिखा हुआ है, यह एक औपचारिक संस्था है। दूसरा लिखा है, यह एक प्रशासनिक संस्था है। तीसरे में लिखा है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। और चौथे में लिखा है, संवैधानिक संस्था है। तो अगर आपने इस वाले चैप्टर का दूसरा वीडियो देखा होगा जिसमें राज्य वित्त आयोग को पढ़ाया गया था, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक संवैधानिक संस्था है और अर्ध न्यायिक भी संस्था है। अर्ध न्यायिक है मतलब कचहरी के बराबर, लोअर कोर्ट सिविल कोर्ट के बराबर का इसका न्याय भी है। तो जो इसका आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 243 आई या हिंदी में 243 झ, ये कहता है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर तथा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेगा। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि यह राज्यपाल द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन और इस चैप्टर के 52वें क्वेश्चन को। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब इसमें आपसे सन पूछा जा रहा है किस साल राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपको चैप्टर पहले वीडियो देखना चाहिए, राज्य वित्त आयोग वाला वीडियो, जिससे आपका आसानी से एकदम क्वेश्चन सारे आप अपने आप हल करते जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं 1996, 1994, 1992, 1993। जब ये 1992 में 73वां संशोधन लागू हुआ, उसी के बाद 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई। राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है, तो मैंने ये पहले क्वेश्चन में बताया, आर्टिकल इसका 243 आई है संविधान का। ठीक है, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर, जैसे केंद्र में वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, उसी तरीके से 1993 में भारत के लगभग सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कुछ कार्यों के लिए सिफारिश करना था। सिफारिश करते थे अपने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। चलिए देखते हैं 53वें क्वेश्चन को। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको पता होगा राज्य वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। जो राज्य वित्त है ये अपने सिफारिश राज्यपाल को देगा, राज्यपाल ऊपर जो विधानसभा विधान परिषद है उनको देगा, उस हिसाब से काम होता है और योजनाएं बनाई जाती हैं। देखते हैं 54वें क्वेश्चन को। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो अभी मैंने क्वेश्चन में बोला ही था कि राज्यपाल को सिफारिश भेजते हैं, राज्यपाल आगे करता है, इनको अपॉइंट भी राज्यपाल करता है और सारी इनकी जिम्मेदारी भी राज्यपाल की होती है। तो राज्य वित्त का जो गठन का किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। राज्य वित्त का जो आयोग है उसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अभी इसकी बात हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, जिसमें ये आंसर होगा हमारा राज्यपाल भी, इसमें भी राज्यपाल आंसर होगा
क्योंकि राज्यपाल के बाद राज्य वित्त आयोग सिफारिश देता है और जो राज्यपाल होता है वो आगे विधान परिषद विधानमंडल को भेजता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल सिफारिशें भी करता है और जो वित्त आयोग है सिफारिश करता है राज्यपाल को, राज्यपाल विधान परिषदों के पास विधानमंडल के पास भेजता है उनकी सिफारिशों को। उसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा। राज्य वित्त से जो भी संबंधित काम होंगे उसमें कार्य करता है राज्यपाल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा वित्त आयोग कार्यशील है, 5वां, 9वां, 6वां, दूसरा। अब 1993 में अगर कोई आयोग बना तो दूसरा तो उसका लगभग 2000-2002 के करीब बन जाएगा। 6वां, 5वां, अब इसमें से जो मैं बताता हूँ कि ये 5वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सा चल रहा है, 5वां। और इसका जो अभी राज्य वित्त आयोग चल रहा है इसका अध्यक्ष कौन है, तो आनंद मिश्र हैं इसके अध्यक्ष हैं। ये सब सारी चीजें मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई है इस चैप्टर की राज्य वित्त आयोग वाली, इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। और 5वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में सौंपी थी। ठीक है, राज्यपाल को। इसके बाद देखते हैं 57वां क्वेश्चन क्या है। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय। दूसरा, ऐसे मामला जो पंचायत के सुदृढ़ वित्त के लिए हो। तीसरा है राज्य के समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। इनमें से सभी। तो आप ऊपर जितने भी पॉइंट देखे ये सब काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। इनकी सिफारिशें राज्यपाल से करता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो इनमें से सभी जो होगा ये सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। तो अभी हमने देखा 5वां 2015 में बना था, तो पहला कब बना था, तो पहला जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारा 73वां संशोधन हुआ उसके बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई 1993 में। तो जो पहला वित्त आयोग बना वो कब बना, 1994 में। स्थापना तो 1993 हुई लेकिन उत्तर प्रदेश को वित्त आयोग बनाने में अपना 1 साल का समय लगा। 1994 में इसने अपना राज्य वित्त आयोग गठित किया, जिसकी बात 243 आई में की गई, 243 झ में की गई है। ठीक है, देखते हैं 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की। एक तो अध्यक्ष होगा और सदस्य कितने होंगे, सदस्य होंगे राज्य वित्त आयोग में 4। कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे। कितने, 4 सदस्य होंगे। अधिकतम यही है, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इनका सबका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। मतलब राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। अब बात करते हैं 60वें प्रश्न की। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा किया जाता है। तो आपने अभी देखा जो भी इनका कार्यक्रम है राज्य वित्त आयोग का तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसका कौन करेगा, राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है वैसे प्रदेश में राज्यपाल होता है। तो केंद्रीय वित्त आयोग की बात आ गई, राज्य वित्त आयोग में राज्यपाल, तो केंद्रीय वित्त आयोग में राष्ट्रपति। प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। अभी बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं, तो केंद्रीय वित्त आयोग की बात होती है। तो केंद्रीय वित्त आयोग में भी एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य हो सकते हैं। देखते हैं 62वें प्रश्न को। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना। क्या आपको लगता है राज्य वित्त आयोग का काम है। राज्य वित्त आयोग का तो मेन काम है पंचायतों और नगर निकायों का जो बातें हैं वहाँ की वो सिफारिश करेगा राज्यपाल से। तो क्या आपको लगता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता होगा। आप बताइए कमेंट में। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निगमों की स्थिति की समीक्षा करना है, ऐसा तो राज्य वित्त आयोग करता ही होगा। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन करता होगा, ये भी करता होगा।
राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम भी उठाता होगा राज्य वित्त आयोग। मतलब राज्य वित्त आयोग का मेन काम ही है कि वो पंचायतों और नगर निकाय से जुड़ा रहे, उनके बारे में जो अच्छी अच्छी चीजें हों उनकी सिफारिश राज्यपाल से करे। जो पहला ऑप्शन है हमारा, इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग नहीं करता है। ठीक है, 63वां प्रश्न देखते हैं अब हम। हमारे सामने उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता जी थे, प्रशांत कुमार थे, टी.एन. धर थे या भालचंद्र शुक्ल थे? आप बताइए कौन थे। सबसे पहले आप बताइए कि ये गठन कब हुआ था राज्य वित्त आयोग का उत्तर प्रदेश में। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि 93 में जब संशोधन हुआ, मतलब राज्य वित्त आयोग का जब गठन हुआ उत्तर प्रदेश में 94 में हुआ। 93 में मतलब राज्य वित्त आयोग का स्थापना हुआ और 94 में उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ। तो उसका जो पहला जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? भालचंद्र शुक्ल। और अभी 5वें के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद मिश्र हैं। कौन है? आनंद मिश्र हैं 5वें के। और पहले 1994 वाले के कौन थे? तो भालचंद्र शुक्ल थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 64वां प्रश्न है हमारे सामने। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को कितना दिया जा रहा है राज्य वित्त आयोग का? तो इसमें देखते हैं कितना रुपया दिया जाता है पंचायती राज को राज्य वित्त आयोग के अनुसार। तो 70% जो रुपया है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है कितना? 70%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? अगर जो 40% रुपया मिलता है वो उसमें से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत हो गया। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पुल का जो पैसा आता है हमारे पास वो 40% आता है। कितना आता है? 70% नहीं आता है। 70 को हटाओ, 70% नहीं 40% जो पैसा आता है जो राज्य वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए 40% रुपया आता है। कितना? 40% पंचायती राज को आता है, बाकी जो भी राज्य में काम है उन 60% रुपयों से किया जाता है, लेकिन 40% रुपया पंचायती राज संस्थाओं मतलब कि नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आता है। अब 65वां प्रश्न पूछ रहा है, जो 40% दिए जाते हैं उनमें से पंचायतों को कितना दिया जाता है? जो 40% आया उसमें से पंचायतों को 70% रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 70%। समझ रहे हैं आप? 40% कितना भी हो लेकिन पंचायत के लिए ज्यादा फंड आता है 70% और नगर निकाय के लिए 30%। और इस 70% में भी ग्राम पंचायत 15%, जिला पंचायत को 15%, क्षेत्र पंचायत को दिया जाता है। बाकी 70% किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। चलिए बात करते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड अध्यक्ष लिखे हुए हैं और दूसरे साइड उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम कौन अध्यक्ष है? ठीक है, देखते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन है। आपने ऊपर देखा भालचंद्र शुक्ल थे, बिल्कुल सही है। दूसरे में देखा हमने टी.एन. धर दूसरे थे कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, टी.एन. धर दूसरे थे। तीसरे कौन थे? तीसरे में नाम लिखा हुआ है तैयब अली खान। क्या नाम लिखा हुआ है? तैयब अली खान। और पंचम में क्या नाम लिखा हुआ है? आनंद मिश्र। पंचम में तो आनंद मिश्र है, लेकिन जो तृतीय है इसमें जो है तैयब अली खान नहीं है। तीसरे के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सैयद अली ताहिर रिजवी। क्या नाम था? सैयद अली ताहिर रिजवी। तीसरे के, पहले के भालचंद्र शुक्ल, दूसरे के टी.एन. धर, तीसरे के सैयद अली ताहिर रिजवी, और चौथा जो है, चौथा भी याद करिए अब, अतुल कुमार गुप्ता, और पांचवा कौन है? आनंद मिश्र। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो तीसरा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो तैयब अली खान है इनकी जगह पे सैयद अली ताहिर रिजवी होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है,
तो किसके द्वारा किया जाता है? जब कोई भी कानून से संबंधित बात आए तो उसमें राज्यपाल नहीं आएगा बीच में। कौन आएगा? तो विधानमंडल आएगा। विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद, जो उस समय मतलब जिस प्रदेश में जैसा व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। कोई भी कानून पास कराने के लिए दोनों की सहमति होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं 68वें प्रश्न को। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये काम जो है वो करेगा, किसको देगा अपना त्याग पत्र? तो राज्यपाल को देगा। जो इसको अपॉइंट करता है उसी को ये रिजाइन देगा, राज्यपाल को रिजाइन देगा। ठीक है, बात करते हैं 69वें प्रश्न की। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? राज्य वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं बन सकता? जिसका अस्वस्थ मन का हो, यदि वह दिवालिया हो, यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमिता का दोष सिद्ध हो चुका हो। हाँ, ये जो तीनों ऊपर के दिए गए हैं, अगर तीनों में से कोई भी उसके लक्षण दिखते हैं किसी भी इंसान के, तो वह सदस्य नहीं बन सकता है राज्य वित्त आयोग का। यानी कि इनमें से सभी जो ऊपर के दिए हुए हैं सब, अगर इनमें से कोई भी होता है या तीनों होता है तो सदस्य बनने लायक नहीं है। 70वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो पहले ही सब बता चुका हूं मैं। 73वें और 74वें संशोधन जो हुआ था पंचायती राज और नगर निगम के लिए, इसी के जरिए राज्य वित्त आयोग का स्थापना किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, देखते हैं 71वें प्रश्न को। संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया है? तो आप देखिए, अभी तक जिक्र हम करे जा रहे हैं 243 जो आई है हमारा, आई यानी कि झ, हिंदी में झ जो है, इसी के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के लिए मतलब शहरी निकाय के लिए क्या है? 243 वाई। लेकिन हमें मेनली पढ़ना है 243 आई, 243 झ जो है, हमें हमेशा इसे याद रखना है। लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन आ चुका है 74वें के लिए भी। 74वें के लिए जो है नगर निगमों नगर निकायों के लिए 243 वाई है। ठीक है, इसे रट्टा मार लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अपनी जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा था 5 के 5, पहला भालचंद शुक्ला थे, दूसरे तीसरे थे सैयद अली ताहिर रिजवी, 5वें थे आनंद मिश्र, चौथे थे अतुल गुप्ता। ठीक है, जो तीसरे थे वो सैयद अली ताहिर रिजवी थे। कौन थे तीसरे? सैयद अली ताहिर रिजवी। 73वां जो है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसे आप। तो वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। वित्तीय और आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव होना चाहिए। हाँ, राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब बात करते हैं 74वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये इस साइड कुछ आयोगों के नाम दिए गए हुए हैं और इस साइड हमारा आर्टिकल दिया हुआ है संविधान का, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन 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 सा चीज इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल 280 मैंने शुरू से ही बोल रहा हूँ। राज्य वित्त आयोग का मैंने आपको कई बार बताया और क्वेश्चनों में भी आ चुका है। अनुच्छेद 243 तो है लेकिन एम नहीं है, ये आई है और हिंदी में झ है। इंग्लिश में आई 243 आई और हिंदी में झ है। और लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 है और निर्वाचन आयोग का 324 है। तो जो दूसरा वाला बी है यही सही सुमेलित नहीं है। इसका जो आर्टिकल होगा 243 आई होगा, 243 आई होगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 75वें प्रश्न को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोगों को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऐसा कौन सा, और राज्य वित्त आयोग से संबंधित जो भी चीजें होंगी
वह 243I में ही बात होंगी। देखिए ऑप्शन में भी 243 I4, I1, I2, I3, जो तीसरा है ये चौथा डी ऑप्शन है 243 क्या हो रहा है 243I जो 3 है, सब सेक्शन 3 है इसका, इसमें कहा गया है कि वो अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है किसके पास, तो राज्य वित्त आयोग के पास। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 76वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 आई है, वन लिख गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। 243 अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ही होगा। जैसे 243I ग्रामीण के लिए है, तो नगर पालिकाओं के लिए कौन सा आर्टिकल है, जैसा आपने इस वाले आर्टिकल में देखा ही था, ग्रामीण के लिए 243I और शहरी क्षेत्र के लिए क्या है 243Y। तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, अलग से पूछा गया है। इसमें आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे, 243Y को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 77वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों और कर्तव्य के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन है जिला योजना समितियां, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय और राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो ये कौन करेगा, राज्यपाल को उन करों और कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश कौन करता है। ऊपर से ये आप देख रहे होंगे, जब भी सिफारिश राज्य वित्त आयोग किसी से करता है, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या पंचायत या नगर निकाय के लिए कोई सिफारिश करता है, तो कौन सिफारिश करता है, तो राज्य वित्त आयोग ही सिफारिश करता है राज्यपाल से, और राज्यपाल जो है वो सिफारिश को विधानमंडल में रखता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारा राज्य वित्त आयोग, ये सही आंसर है। 78वां प्रश्न देखते हैं। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। एक मिनट रुकिए, जो 27वां लिखा हुआ है ये 73वां है। क्या है, 73वां है। 3 ठीक है, 2 बार लिखा लेकिन एक बार भी दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखता हूँ 73। जो 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पास हुआ था, उसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रावधान करता है। जिला योजना समितियों का गठन, राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएगा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो इसमें जिला योजना समितियों का गठन, राज्य वित्त आयोग और 73वें संविधान संशोधन में ऐसी बात नहीं की गई है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव कराएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना होगी, ऐसी बात 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जो ऑप्शन सी है हमारा, केवल 2 और 3 ये बिल्कुल सही है। जो 2 और 3 कथन है ये दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 79वां प्रश्न है हमारे सामने, राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है। राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करना, हाँ जी। दूसरा है राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और घटाने की सिफारिश करना। क्या क्या आपको लगता है ये इसका जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायतों को चुनाव का डेटा उपलब्ध कराना, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा। मुझे तो लगता है पहला वाला जो है, राज्य के पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की जांच करेगा, उसकी सिफारिश राज्यपाल को करेगा। न तो राज्य के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और घटाने की बात करेगा, न ग्राम पंचायत के चुनाव का डेटा उपलब्ध कराएगा, क्योंकि ये जो तीसरा काम है ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका काम है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है, किस भाग में मिलता है। राज्य वित्त आयोग का किस भाग में मिलता है, तो आपको मैंने मतलब पहली वीडियो में, एकदम पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा संविधान संशोधन है 73वां 74वां,
इससे एक भाग जोड़ा गया, भाग 8 में तो लैंग्वेज था, उसके बाद ये भाग जोड़ा गया 9th A 9th B, ठीक है, और एक शेड्यूल भी जोड़ा गया 11। शेड्यूल कौन सा जोड़ा गया? अनुसूची जोड़ा गया 11। और आर्टिकल कहाँ से जोड़े गए? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक है, पंचायत के लिए। और एक आर्टिकल था आर्टिकल 40 DPSP में। ये सब आर्टिकल पंचायत से संबंधित हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो जो भाग 9 है, इसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 9A और 9B में मिलता है, क्योंकि ये सब जो बातें हैं नगर निकाय ग्राम पंचायत संबंधित भाग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 81वां प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहले के भालचंद्र शुक्ला थे, चौथे के अतुल कुमार थे, और बीबी सिंह तो किसी के नहीं थे, टी.एन. धर थे, ठीक है। तो आपको बताना दूसरे वाले का पूछ रहा है, तो टी.एन. धर ही दूसरे वाले के थे। पहले के कौन थे? भालचंद्र गुप्ता। दूसरे के कौन थे? टी.एन. धर। तीसरे के कौन थे? सैयद रिजवी जी थे। चौथे के कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता थे। पांचवा जो अभी चल रहा है उसके कौन है? आनंद मिश्र है। कौन है? आनंद मिश्र है। इनको तो एकदम याद रखना है, पहले और पांचवे को तो एकदम याद रखना है, भालचंद्र शुक्ल को और आनंद मिश्र को, ठीक है। चलिए देखते हैं 82वां क्वेश्चन है हमारे सामने। 82वां, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अवधेश राय, ये कहीं नहीं थे ना, पहला दूसरा तीसरा। विमले चौरसिया भी कुछ नहीं थे, मनीष सिंह भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है ये सही होगा। और जो चौथे के अध्यक्ष हैं कौन है? अतुल कुमार गुप्ता है। कौन है? अतुल कुमार गुप्ता। जिसमें इस ऑप्शन में नहीं है, इनका नाम ही है, चौथे के अतुल कुमार गुप्ता है। पहले के भालचंद्र शुक्ल, दूसरे के टी.एन. धर, तीसरे के सैयद रिजवी, चौथे के अतुल कुमार गुप्ता, जो पांचवा अभी चल रहा है उसके आनंद मिश्र जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग का क्रियान्वित है। राज्य में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? चतुर्थ। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी त्रिपाठी हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत किया जाता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग चल रहा है? नहीं, पांचवा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? पांचवा। कौन सा? पांचवा। उसके बाद चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी त्रिपाठी थे, नहीं अतुल कुमार गुप्ता थे, ठीक है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू में होता है, बिल्कुल गलत है, 243 आई में होता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 3 सही है, तीसरा कथन जो है बस यही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। दूसरा है राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने का उपबंध करेगा। और तीसरा है पंचायतों के लिए आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देगा, ठीक है। ये 3 लाइनें हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। राज्य वित्त आयोग का क्या काम है? तो जो पहला है राज्य वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, इनका काम यही है। दूसरा है राज्य वित्त आयोग पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा करने का उपबंध करेगा, तो ये नहीं करेगा, ये काम उनके ब्लॉक समिति के जो एडीओ पंचायत है, बीडीओ है, उनका काम है। पंचायतों के लिए आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देगा, ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो जो इसमें ऑप्शन है हमारा केवल कथन एक सही है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 85वां प्रश्न है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा राज्य वित्त आयोग गठन करने की तैयारी में है? 5वां चल ही रहा है, तो गठन कौन सा होगा? छठा। और पांचों के पांचों अध्यक्षों को नाम आपके याद हो चुके हैं। तो जो 6वां राज्य वित्त आयोग का गठन की मसौदा तैयार कर चुकी है सरकार, और वित्त विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है।
नवंबर 2021 में 6वें वित्त आयोग का गठन होना था, जो चुनाव की वजह से गठित नहीं हो सका। राज्य में 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ था और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिटायर IAS आनंद मिश्र हैं। इस आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। देखते हैं 86वां प्रश्न क्या है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसका है? तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसका है? तो राज्य के राज्यपाल को, राज्य के विधानमंडल को, भारत के राष्ट्रपति को या राज्य के मुख्यमंत्री को? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकता है, लेकिन राज्यपाल इसे डायरेक्ट हटा नहीं सकता। तो हटाने का कार्य जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास हटाने का अधिकार नहीं है, हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखते हैं 87वां क्वेश्चन। पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और सौंपी जाने वाली फीसों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायती लेखा विभाग का है, राज्य वित्त आयोग का है, केंद्रीय वित्त आयोग का है या उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग का है? तो पंचायत से संबंधित कर, शुल्क, टोल जो भी है इसका निर्धारण राज्य वित्त आयोग करता है और जो भी इसकी समस्या है उसकी सिफारिश ये आगे करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 88वां प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सत्य बात है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और तीसरा, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नहीं, इस्तीफा तो राज्यपाल को ही सौंपता है, लेकिन अगर कोई हटाता है, डायरेक्ट हटाने की प्रक्रिया आती है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता। तो अपनी इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं राज्यपाल को देता है, तो इसलिए गलत है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। नहीं, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो पहला और दूसरा है वो सही है। तो देखते हैं पहला दूसरा वाला ऑप्शन कौन है। बी ऑप्शन है, 1 और 2 सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न है हमारे सामने। राज्य का राज्यपाल कितने वर्षों के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? 6 साल, 3 साल, 5 साल या 4 साल? तो आपको बताना है कितने सालों में राज्य का जो राज्यपाल होता है कितने वर्षों के अंतराल में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्य के जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे 5 साल। तो 5 साल के बाद ही हर 5 साल पे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? आनंद मिश्र अभी प्रेजेंट में 5वें के अध्यक्ष हैं, TN धर दूसरे के अध्यक्ष हैं, भालचंद शुक्ला पहले के अध्यक्ष थे और सतीश महाना जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, कानपुर से विधायक हैं। तो ये अभी तक एक बार भी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं बने हैं। देखते हैं 91वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग का गठन 1996 में किया गया था। नहीं जी, 1994 में किया गया था, इसलिए गलत है। ठीक है, दूसरा है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऐसा आपको लगता है? ये सब विधानमंडल का काम है। भालचंद शुक्ल चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं जी, ये पहले के थे। चौथे के कौन थे? चौथे के अतुल कुमार गुप्ता थे। राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देख रहे होंगे प्रश्न कौन सा है, 91वां प्रश्न है और इसमें राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, इसमें जो 1 और 2 पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी। जो चौथा है राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है, चौथा सही है। ठीक है, और बाकी सब गलत है। 92वां प्रश्न देखते हैं। 92वां प्रश्न हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को उत्तर प्रदेश के 15% कर और गैर कर राजस्व का अंतरण किए जाने की सिफारिश की। दूसरा है पंचायत। 5वें राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 12.5% निवल कर राजस्व वितरित की जाने की सिफारिश की। इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें जो दोनों बातें की है, चौथे वित्त आयोग में 15% और 5वें वित्त आयोग में 12.5% निवल कर राजस्व वितरित की जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, दोनों सही है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है हमारा 1 व दोनों
ये वाला सही है। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है वो कौन सा भाग उसको दर्शाता है? तो आप देख रहे हैं भाग 12, भाग 14, भाग 13 या भाग 15। तो जो राज्य और केंद्र के बीच संबंधों की बात करता है वो हमारे संविधान का भाग 12 है। कौन सा भाग है? भाग 12 है। देखते हैं 94 क्वेश्चन है हमारे सामने अब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्र किया जाता है परंतु वितरण केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 270 है, इसके तहत जो कर है वो केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, परंतु वितरण केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है। वो आर्टिकल 270 में बात की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 270 है उसके तहत 268, 269 और 269 क में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर एवं शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाएंगे। तो अनुच्छेद जो 270 है ये केंद्र भले टैक्स इकट्ठा करे लेकिन बांटेगा केंद्र और राज्य के बीच दोनों में। बात करते हैं 95 प्रश्न की। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जैसा आपने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था, लेकिन जो ये संघ द्वारा उद्गृहित किया जाने वाला किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला शुल्क जो है वो कौन से आर्टिकल में किया जाता है? तो आर्टिकल जो 268 है इसमें राज्यों द्वारा टैक्स की वसूली की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर कौन करता है? तो अगर राज्य वित्त आयोग है तो राज्यपाल करता है, और अगर ये केंद्रीय वित्त आयोग है तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संशोधियों के आधार पर होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है, जो संशोधियों मध्य वित्त जो है वो कैसे विभाजित होता है? कौन से किसके सिफारिश पर कौन करता है? इनके बीच में मध्यस्थता कौन करता है? तो इनके बीच में जो मध्यस्थता है वो वित्त आयोग जो है, केंद्रीय वित्त आयोग 280 आर्टिकल वाला यही करता है। 98वां प्रश्न। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो केंद्रीय वित्त आयोग अभी तक 15 बनाए जा चुके हैं, 15वां चल रहा है, जिसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह अध्यक्ष हैं। इनका नाम अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद भी होगा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, जो 2008 से 14 तक बिहार के राज्यसभा सांसद रहे हैं और भारत के पूर्व सचिव भी रहे हैं। 100वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के सक्षम रखवाता है? 100वां क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष में रखवाता है? जैसे आपने देखा था राज्य में कि राज्य वित्त आयोग जो है वो पंचायतों की सिफारिश राज्यपाल को करती है और राज्यपाल विधान मंडल में रखता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद भवन में रखता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, राष्ट्रपति। इसी के साथ आज ने हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब अगले वीडियो में भी हम अगले 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।